हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना का टॉपिक अपरमाणविक कण। और अपरमाणविक कण खास तौर पर कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी परमाणु के और छोटे कण कौन से हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ रखा है कि सन 1808 में एक डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी। तो जो डाल्टन की पुस्तक थी, उसमें यह कहा गया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। डाल्टन डाल्टन ने 1808 में पुस्तक लिखी थी, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी। इस नाम से पुस्तक लिखी थी, यानी रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति। और इसमें परमाणु के बारे में जो बातें कही गई, उन्हें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। आगे चलकर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और इस सिद्धांत में क्या माना गया? इसकी बात करते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में दो तीन बातें खास थी। एक तो हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की बात करेंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और दूसरा, परमाणु सिद्धांत का जो मॉडर्न व्यू है, सिद्धांत की आधुनिक अवधारणा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न व्यू। देखो, जो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उसमें ये कहा था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, उसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी सूक्ष्मतम कण माना गया परमाणु को, सूक्ष्मतम कण परमाणु को कहा गया। और यह कहा गया कि यह अविभाज्य होता है, इसे और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये पदार्थ का आधारभूत कण होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है। आधारभूत कण का मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं में यह भाग लेता है, आधारभूत कण होता है। इसके अलावा भी और कुछ बातें थी, जैसे एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं, उनके द्रव्यमान सहित जितने भी गुणधर्म होते हैं, सभी समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान भी अलग अलग होते हैं, बाकी सारे गुण भी अलग अलग होते हैं। और जब सरल अनुपात में, पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करते हैं, तो यौगिकों का निर्माण होता है। और एक ये कहा गया कि परमाणु न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। लेकिन उसके बाद आधुनिक अवधारणा क्या है, इसमें एक मोटा डिफरेंस ये देखा गया कि इसमें परमाणु को अविभाज्य कहा गया था, और इसीलिए परमाणु शब्द आया है। परमाणु शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के एटोमोस से बना हुआ है, ए प्लस टॉम, एटोमोस। टोमोस का मतलब होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, विभाजन योग्य यानी टोमोस, और अविभाज्य यानी एटोमोस। एटम वर्ड जो है वो इसी वजह से आया है कि परमाणु को अविभाज्य माना गया था। लेकिन जो आधुनिक अवधारणा है, डाल्टन के बाद और कई सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने ये कहा कि परमाणु को और छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है। और उन वैज्ञानिकों में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है, एक तो जे थॉमसन का। जे थॉमसन ने ये कहा कि परमाणु को
और अधिक विभाजित किया जा सकता है, यानी यह भी छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसके अलावा रदरफोर्ड है, चैडविक है, जेम्स चैडविक, कई सारे वैज्ञानिकों के का इसमें योगदान है आधुनिक अवधारणा में। इसके अलावा गोल्डस्टीन है, और भी बहुत सारे यौगिकों वैज्ञानिकों ने ये बात कही कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य नहीं होता है, अविभाज्य नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात थी, अविभाज्य नहीं होता है, बल्कि छोटे कणों से मिलकर बना होता है, विभाजन योग्य होता है और छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हालांकि ये बात तो इन्होंने भी कही, परमाणु का आधारभूत पदार्थ का आधारभूत कण परमाणु ही होता है, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु ही भाग लेता है। लेकिन ये सबसे बड़ा डिफरेंस था कि ये परमाणु जो होता है वो अविभाज्य नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसोन, इस तरह के कण बोलते हैं। लेकिन खास तौर पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन हमारे परीक्षाओं में भी ज्यादा पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो इनकी बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अगर निरूपण की बात करें कि किस तरह से इनको निरूपित किया जाता है, तो देखिए निरूपण, इलेक्ट्रॉन का जो निरूपण है वो ई माइनस या बीटा माइनस, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को निरूपित किया जाता है, ई माइनस या बीटा माइनस। प्रोटॉन को पी लिखा जाता है, या पी प्लस लिखा हुआ मिलता है, या एच प्लस लिखा हुआ मिल सकता है, या +1H1 इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है। ये प्रोटॉन का निरूपण है। और न्यूट्रॉन का निरूपण, या तो न्यूट्रॉन का n ही लिखा हुआ होता है, या फिर 0n1 इस तरह से लिखा जाता है। तो ये तो हुआ इनका निरूपण। निरूपण के बाद अगर बात करें कि खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी सर जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड। हालांकि कई पुस्तकों में गोल्डस्टीन लिखा हुआ मिलता है, लेकिन गोल्डस्टीन ने एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था। प्रोटॉन की खोज का श्रेय जो है वो रदरफोर्ड को ही जाता है। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसके बाद खोज किस प्रयोग के आधार पर हुई, खोज के पीछे कौन सा प्रयोग रहा, तो उस खोज का जो बेसिस है, आधार है, वो क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज के आधार की बात करें तो जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का अध्ययन किया था, और उन कैथोड किरणों के अध्ययन के आधार पर इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कैथोड किरणों का अध्ययन, कैथोड किरणों का अध्ययन जे थॉमसन के अलावा कुछ और वैज्ञानिकों ने भी किया था, जिनमें से एक तो विलियम क्रुक्स का नाम है, विलियम क्रुक्स। एक माइकल फेराडे है, माइकल फेराडे। एक जूलियस प्लकर है, जूलियस प्लकर। जे थॉमसन, ये मुख्य नाम है जिन्होंने कैथोड किरणों का अध्ययन किया था, और इसके आधार पर
के आधार पर इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज एनोड किरणों या कैनाल किरण प्रयोग के आधार पर की। कैनाल किरण या एनोड किरण, एनोड किरण कह दीजिए या कैनाल किरण कह दीजिए, इनके अध्ययन के आधार पर हुई थी। कैनाल किरणों के जो अध्ययन था उसके उपरांत हुई थी। और कैनाल किरणों का जो अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों में नाम आता है वो माइकल फेराडे का भी आता है। माइकल फेराडे और इसके अलावा गोल्डस्टीन का आता है। गोल्डस्टीन, माइकल फेराडे और गोल्डस्टीन, इन्होंने कैनाल किरणों का अध्ययन किया। दोनों प्रयोग, कैथोड किरण प्रयोग और एनोड किरण प्रयोग, दोनों ही एक कांच की नलिका थी, विसर्जन नलिका, जिसमें धातु के दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगाए गए थे और उस नलिका में बहुत कम दाब पर गैस भरी गई थी। धातु के दोनों इलेक्ट्रोडों को उच्च विभव से संयोजित किया गया था और उसमें फिर कुछ किरणों का अध्ययन किया गया और उनको अलग अलग नाम दिया गया। जो ऋणावेशित किरणें थी उनको कैथोड किरणें कहा गया और जो धनावेशित किरणें थी उनको एनोड किरणें कहा गया। कैथोड किरणें कैथोड से उत्पन्न होकर एनोड की ओर गति करती हैं। एनोड किरणें कैथोड और एनोड के जो मध्य स्थान होता है वहां पर उत्पन्न होती हैं और कैथोड की ओर गमन करती हैं। न्यूट्रॉन की खोज का जो आधार था वो एक अभिक्रिया थी जिसमें बेरिलियम के ऊपर हीलियम की बौछार कराई और यह देखा कार्बन के साथ साथ यहाँ पर एक उदासीन कण और बन रहा है। इस उदासीन कण को जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम दिया। तो इनका नामकरण किसने किया? अगर नामकरण की बात करें, नामकरण किसने किया? इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने की थी, लेकिन नामकरण जो है जेएल स्टोनी ने किया था। नामकरण स्टोनी ने किया था। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने ही किया था और न्यूट्रॉन का नामकरण चैडविक ने ही किया था। ये हुई इनके खोज के पीछे की कहानी। किसने खोज की, किसने नाम दिया और कौन सा प्रयोग इनके खोज का आधार रहा। अब अगर बात करें इनका द्रव्यमान कितना होता है, इन पर आवेश कितना होता है, तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो इन तीनों कणों में सबसे कम होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है इन तीनों में से, सबसे कम द्रव्यमान होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वह 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। और अगर इसको ग्राम में लिखें तो 9.1 गुणा 10 की घात -28 ग्राम। 1000 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 9.1 गुणा 10 की घात -28 ग्राम इसका द्रव्यमान होता है। लेकिन क्योंकि ये छोटा कण है और छोटे कणों के लिए किलोग्राम, ग्राम ये इकाइयां काफी बड़ी होती हैं, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु, इनके जो द्रव्यमान की इकाई काम में ली जाती है वो ली जाती है एटॉमिक मास यूनिट। और उस 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसका जो मान होता है वो होता है 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। इतना इसका द्रव्यमान होता है। तो
इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है ये होता है 1 AMU, सॉरी AMU इकाई में इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 0.005486 AMU, 1.005486 AMU। और AMU का मतलब क्या होता है मैंने ऊपर लिख दिया है वैसे, पर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको वापस लिख देता हूँ। 1 AMU, 1 AMU का मतलब होता है 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम, ये होता है। अब बात करें प्रोटॉन की। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी होता है और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को अगर मैं Me बोलूं, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी Me अगर कहूं, तो इसका जो द्रव्यमान है प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है और इसका मान होता है 1.6726 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। और अगर इसी को ग्राम में कहते हैं तो 10 की घात -24 हो जाएगा। 1.6726 गुणा 10 की घात -24 ग्राम, ये ग्राम में हो जाएगा। और AMU में अगर लिखें तो AMU में इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.00727 1.00727 AMU। AMU को आजकल U भी लिखते हैं, यूनिफाइड मास। तो अगर कहीं U लिखा हुआ है इसका मतलब भी AMU। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। और प्रोटॉन से भी भारी यानी इन तीनों कणों में सबसे भारी कण जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 1840 गुना होता है और प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसका मान होता है, अगर मैं किलोग्राम में लिखता हूं तो 1.6749 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। ग्राम में बदलेंगे तो यहाँ पावर 10 की घात -24 हो जाएगा। 1.6749 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। और AMU में लिखें तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा और इसका मान एग्जैक्टली होगा 1.00867 AM। तो ये इसका द्रव्यमान है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान के बाद बात करें आवेश की, तो आवेश का जो मान है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलिकन ने किया था तेल बूंद प्रयोग के आधार पर। पहली बात तो निर्धारण किसने किया, तो मिलिकन ने किया। मिलिकन ने किया और आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, तेल बूंद प्रयोग के आधार पर किया था। प्रयोग का नाम ध्यान रखना है, प्रयोग के बारे में ज्यादा डिटेल पूछा नहीं जाता है। तेल बूंद प्रयोग के आधार पर, तेल बूंद प्रयोग के आधार पर। और ये इसका मान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है इसका मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। लेकिन ये ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है, जिसको आप -1 यानी इकाई ऋणावेश लिख देते हैं। इकाई ऋणावेश, इसको एक इकाई मान लिया जाता है। इतना जो आवेश है इसको एक इकाई मान लिया जाता है। तो इसका जो आवेश होता है वो होता है इकाई ऋणावेश। इकाई ऋणावेश इस पर आवेश होता है। और एक और इकाई यहाँ पर काम में ली जाती है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इसका मान होता है -4.8 गुणा 10 की घात -10 स्थिर वैद्युत इकाई। ESU का मतलब है स्थिर वैद्युत इकाई। ESU का मतलब है स्थिर वैद्युत इकाई। तो स्थिर वैद्युत इकाई आवेश के लिए काम में ली जाती है और इसको इसमें बदलने के लिए 3 गुणा 10 की घात 9 से गुणा करते हैं। यानी 1 कूलाम में 3 गुणा 10 की घात 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश किसने निर्धारित किया, मिलिकन ने किया। तेल बूंद प्रयोग के आधार पर निर्धारित किया। मान कितना होता है,
-1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। इसको एक इकाई मान लिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं -1 आवेश होता है, जबकि वास्तव में मान होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लिखें तो -4.8 गुणा 10 की घात -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आवेश होता है। प्रोटॉन का आवेश इसके बिल्कुल बराबर होता है और इसका मान होता है +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। बिल्कुल बराबर परिमाण होता है, लेकिन चिन्ह विपरीत होता है। +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होगा, इसको आप इकाई धनावेश कह देते हैं। इकाई धनावेश, इतने आवेश को एक इकाई आवेश माना जाता है, इकाई धनावेश होता है। +1 हम अक्सर लिखते हैं। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लिखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इसका जो मान होता है वो बिल्कुल इसके बराबर होगा इलेक्ट्रॉन के, +4.8 गुणा 10 की घात -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये आवेश होता है। इसके बाद न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर कोई भौतिक आवेश नहीं होता है, इस पर कोई भौतिक आवेश नहीं होता है, कोई भौतिक आवेश नहीं होता है। और चूंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, इसीलिए इसकी खोज देरी से हुई थी। खोज देरी से क्यों हुई, इसका कारण यही था कि जब इस पर कोई आवेश नहीं था तो इसके अस्तित्व का पता नहीं चल पाया। तो खोज जो है वो देरी से हुई और इस पर आवेश नहीं होता है, इसी वजह से अगर इसको फेंका जाता है तो ये दूर जाकर गिरता है, यानी ये बेस्ट प्रोजेक्टाइल होता है, बेहतर प्रक्षेप पे होता है। तो इसका दूसरा बिंदु, ये बेहतर प्रक्षेप पे है, बेस्ट प्रोजेक्टाइल है, बेहतर प्रक्षेप पे है। और ये बात हुई आवेश की। आवेश के बाद अगर हम बात करें विशिष्ट आवेश, जिसको E/m यानी आवेश द्रव्यमान अनुपात भी कहते हैं, आवेश द्रव्यमान अनुपात, आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m लिखते हैं। इसी को विशिष्ट आवेश कहते हैं, विशिष्ट आवेश। और इसी को थॉमसन अनुपात भी कह देते हैं कभी, इसी का नाम है थॉमसन अनुपात। तो विशिष्ट आवेश या E/m का मान क्या होगा, तो अगर इसके आवेश में इसके द्रव्यमान का अगर भाग लगाएं तो हमें विशिष्ट आवेश प्राप्त होता है। और इस विशिष्ट आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के केस में 1.7588 गुणा 10 की घात 11 कूलम प्रति ग्राम होता है। इतने कूलम प्रति ग्राम होता है, कूलम प्रति किलोग्राम। और अगर 1 ग्राम पर देखें 1.7588, इसको डिवाइड करके देखेंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 को इससे भाग लगाएंगे तो ये आएगा। और जब इसको ग्राम वाले से भाग लगाएंगे तो आएगा यहाँ पर पावर 10 की घात 8 रह जाएगा, ये कूलम प्रति ग्राम। तो कूलम प्रति किलोग्राम में आवेश ये होगा, कूलम प्रति ग्राम में ये होगा। और ये जो मान है वो उस विसर्जन नलिका में, जो कैथोड किरणों का अध्ययन जिस नलिका में किया गया था, उस विसर्जन नलिका में आपने कौन सी गैस ली है और कौन सी धातु ली है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। यानी यह उस चीज से स्वतंत्र होता है। मैं अगर कहूं कि धातु कौन सी ली है और गैस कौन सी ली है, इन दोनों पर ही डिपेंड नहीं करता, इसकी प्रकृति से, दोनों की ही प्रकृति से ये स्वतंत्र होता है, दोनों की ही प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ना गैस पर निर्भर कर रहा है और ना ही धातु की प्रकृति पर निर्भर। अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन के आवेश को अगर इसके द्रव्यमान से विभाजित करें तो इसका मान आएगा 9.58 गुणा 10 की घात
7 कूलम प्रति किलोग्राम, और अगर ग्राम में कहें तो 9.58 गुणा 10⁴ कूलम प्रति ग्राम। और ये जो मान है ये हाइड्रोजन गैस के लिए है। आपने विसर्जन नलिका में कौन सी गैस ली है इस बात पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोडों पर तो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन विसर्जन नलिका में कौन सी गैस ली है उस पर डिपेंड करता है। तो ये विसर्जन नलिका में प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा। विसर्जन नलिका में प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। और कौन सी गैस के लिए अधिकतम होता है? तो ये H2 गैस के लिए अधिकतम होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान न्यूनतम होगा। तो आवेश बटे द्रव्यमान में अगर द्रव्यमान कम होगा तो E/m का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। मैं यहां अगर लिखूं कि H2 गैस के लिए अधिकतम होगा, H2 गैस के लिए मान जो है वो अधिकतम होगा। ये ध्यान रखना है, विसर्जन नलिका में आपने कौन सी गैस ली है उस पर डिपेंड करता है, और H2 गैस के लिए इसका मान अधिकतम होता है, और ये H2 गैस के लिए ही मान लिखा हुआ है। न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो आवेश बटे द्रव्यमान भी क्या होगा? 0 होगा, यानी इस पर इसका जो आवेश बटे द्रव्यमान अनुपात है वो कुछ नहीं होगा, 0 होगा। इसके बाद बात करें कि ये रहते कहां पर हैं, यानी इनकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या होगी, परमाणु में ये कहां रहते हैं, स्थिति। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी नाभिक से बाहर की ओर रहते हैं, जिसको आप बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, यानी बाह्य नाभिकीय क्षेत्र में, बाह्य नाभिकीय क्षेत्र में ये रहते हैं, बाह्य नाभिकीय क्षेत्र में रहते हैं। जबकि ये दोनों नाभिक में रहते हैं, प्रोटॉन भी नाभिक में, प्रोटॉन नाभिक में, और न्यूट्रॉन भी नाभिक में रहते हैं, दोनों ही नाभिक में रहते हैं। और नाभिक को चूंकि न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं, इसलिए इन दोनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को न्यूक्लियन कहा जाता है। इन दोनों को संयुक्त रूप से आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। अब एक प्रश्न यहां पर यह पूछा जाता है कभी कभार कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण, इनके E/m का जो रेशियो है उसका क्या क्रम रहेगा, कौन कम रहेगा, किसका कम रहेगा, किसका ज्यादा रहेगा। तो इसकी अगर बात करें तो ये देखिए, एक तो ले रहा हूं इलेक्ट्रॉन, एक ले रहा हूं प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन और एक है अल्फा कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में तो सारी जानकारी आप ले चुके हैं। अल्फा कण क्या होता है? तो अल्फा कण को अगर समझे तो जो हीलियम का परमाणु होता है, हीलियम, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉनों को हटा दिया जाए, अगर इन इलेक्ट्रॉनों को आप हटा दें तो ये जो बच गया ये नाभिक है हीलियम का, और हीलियम के नाभिक को ही आप क्या कहेंगे? अल्फा कण। इसका मतलब अल्फा कण क्या है? हीलियम का नाभिक है, हीलियम का नाभिक है। और हीलियम उदासीन है, इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हीलियम पर +2 आवेश आएगा, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हीलियम +2। अल्फा कण का मतलब है He+2 या हीलियम का नाभिक। हमें देखना है कि E/m का क्रम क्या होगा। तो देखिए E/m, आवेश बटे द्रव्यमान। आवेश आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर -1 आवेश होता है, प्रोटॉन पर भी -1 आवेश होता है,
न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है और हीलियम कण पर +2 आवेश है, सॉरी प्रोटॉन पर +1 आवेश। आवेश का परिमाण बराबर है, चिन्ह विपरीत है। तो इस पर -1 आवेश, इस पर +1 आवेश, इस पर 0 और इस पर +2 आवेश। द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है me, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूँ। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1837 गुना होता है इसका, तो 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1840 होता है, 1840 गुना होता है इलेक्ट्रॉन का, 1840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, यानी लगभग समान द्रव्यमान के कण हैं और एक कण का द्रव्यमान लगभग 1837 गुना है। तो ऐसे बोल सकता हूँ 4 गुना 1837 या 1838 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इनको कंपेयर करें तो ये तो आएगा 0, ये जो आवेश आएगा ये तो 0 आएगा, 0। यहां पर आएगा 1/me, यहां 1/1837 me। परिमाण की बात कर रहा हूं, परिमाण, और यहां पर होगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1837 me। 1837 बोल दीजिए, 1838 बोल दीजिए, 37 बोल दो, 38 बोल दो, वो तो ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ इनमें से कुछ भी बोल दीजिए, लगभग इतना होगा। अब इसमें अगर कंपेयर करें तो ये सबसे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे भी छोटा है और ये सबसे छोटा है। इसका मतलब इनका जो क्रम होगा वो ये होगा, इनका जो क्रम होगा वो होगा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन से छोटा प्रोटॉन, प्रोटॉन से छोटा अल्फा कण का, और अल्फा कण से भी छोटा परिमाण न्यूट्रॉन का। तो ये है इनके आवेश द्रव्यमान अनुपात का क्रम, E/m का क्रम। तो ये था परमाणु के अपरमाणविक कणों के बारे में सामान्य जानकारी। इसके अलावा कुछ और भी कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का जो विपरीत होता है वो है पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान होगा लेकिन आवेश +1 होगा। प्रोटॉन का विपरीत जो कण होता है, प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश जो है वो -1 होता है, तो एंटी प्रोटॉन कहते हैं। और ऐसे ही कुछ और कण हैं, जैसे मेसोन है। तो मेसोन के बारे में सामान्य जानकारी ये रखनी है, मेसोन अक्सर पाइयोन भी बोलते हैं उनको, और वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक्सचेंज में काम आते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदले, तो वहाँ पर मेसोन का रोल होता है। मेसोन की खोज युकावा ने की थी। ये सामान्य जानकारियाँ थी, हालांकि उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है आपको। मेसोन वगैरह की, एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। आपको ये जो सामान्य जानकारी यहाँ बताई गई है इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इसके नोट्स बनाने हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।